नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग पराशर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। बैंक प्रमोशन मैराथन 2 लेकर आपके पास हाजिर हूँ। समय को न गंवाते हुए सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस किस टॉपिक के बारे में मैंने इस वीडियो में चर्चा किया है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। जो सबसे पहला टॉपिक हमने इसमें लिया है वो है गाइडलाइन फॉर स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर। दूसरा है गारंटी और को एक्सेप्टेंस के संदर्भ में जो चेंज हुए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तीसरा है स्केल बेस्ड रेगुलेशन एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर एनबीएफसी। ट्रांसफर ऑफ लोन एक्सपोजर डायरेक्शन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ईच 4, रिटेल डायरेक्ट स्कीम, ऑनरशिप गाइडलाइंस एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर फॉर इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्रूडेंशियल नॉर्म ऑन इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग, information related to credit information companies, securitization of standard asset direction by Reserve Bank of India, PCA framework for NBFC, review regulatory requirement। ये सारे टॉपिक हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और मैं आशा करता हूं कि इस सारे टॉपिक्स के बारे में आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि हर एक टॉपिक के बारे में आपको पूरी जानकारी हो, कंसेप्ट आ जाए और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि एग्जाम में आए तो आप उसका आंसर कर सकें। एंटिटीज विथ असेट साइज 15,000 करोड़ एंड एबव एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। ये आपको याद रखना है क्योंकि सारे में यही क्राइटेरिया है। एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर द स्टैट्यूटरी ऑडिट शुड बी कंडक्टेड अंडर द जॉइंट ऑडिट ऑफ ए मिनिमम ऑफ 2 ऑडिट फर्म। मतलब 15,000 करोड़ से ज़्यादा जिसके असेट साइज है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के संदर्भ में उनको 2 एंटिटी से ऑडिट कराना है। अब जिस एंटिटी की जो साइज है 5 लाख करोड़ तक है उसके लिए 4, 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक है 6, 10 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ तक है तो 8 और 20,000 करोड़ से ऊपर है तो मैक्सिमम 12 नंबर ऑफ एससीए मतलब स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर या स्टैट्यूटरी ऑडिटर रखे जा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इस एग्जाम्स में इसके संदर्भित क्वेश्चन आ सकते हैं कि 5 लाख करोड़ तक कितने हैं, 10 लाख करोड़ तक कितने हैं, 10 से 20 के बीच में कितने हैं। तो आपको ये याद रखना है कि इवन नंबर में है 4, 6, 8 और 10 को हटा दिया गया 12 है। 20 लाख करोड़ जैसे आया तो 10 नहीं है बल्कि 12 है। तो ये आपको याद रखना है। इस गाइडलाइन में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि पीएसबी को टॉप 20 ब्रांच अलॉट करना है जो सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर है जो कि आपके टोटल एडवांस का 15% कम से कम कवर करे। टोटल ग्रॉस एडवांस का कम से कम 15% कवर करें और टॉप 20 ब्रांचेज वो स्ट्रिक्टली ये फॉलो करेंगे कि आउटस्टैंडिंग एडवांस इस तरह से हो कि 15%। तो ये क्वेश्चन बनते हैं कि कितने ब्रांचेज को अलॉट करना है, कितने परसेंट ग्रॉस एडवांस को कवर करना है। दूसरा है कि जो कंकरेंट ऑडिटर है वो कभी भी एससीए या एसए के लिए उसी सेम एंटिटी में नहीं नॉमिनेट किए जा सकते, नहीं अपॉइंटमेंट उसका नहीं किया जा सकता है। यदि कोई एंटिटी अपॉइंट किया जाता है तो वो कंटिन्यूस 3 साल के लिए किया जा सकता है और यदि वो उस एलिजिबिलिटी को कर रहा है फुलफिल तो एक और टर्म 3 साल और मतलब टोटल 6 साल तक वो ये कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन 6 साल के बाद उसे फिर दोबारा नहीं नॉमिनेट किए जा सकते हैं। अब यह है कि यदि कोई एक यूनिट है मतलब जो ऑडिट फर्म है वो एक ऑडिट फर्म 4 कॉमर्शियल बैंक को, आपको याद रखना है 4 कॉमर्शियल बैंक है लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही वो पीएसबी कर सकता है और एक ही वो एआईएफआई कर सकता है। एआईएफआई का मतलब होता है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि हमारे नाबार्ड है, सिडबी है, एनएचबी है, एक्जिम बैंक है। तो 4 वो कॉमर्शियल बैंक कर सकता है। 4 कॉमर्शियल बैंक में सिर्फ एक पीएसबी का कर सकता है और एक एआईएफआई का कर सकता है, बाकी 2 और प्राइवेट बैंक वगैरह का किया जा सकता है। साथ ही साथ वह ऑडिट फर्म 8 जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो ले सकते हैं या 8 जो है एनबीएफसीज का भी एक पर्टिकुलर ईयर में वो ऑडिट का काम ले सकते हैं, मतलब उसका अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। तो एक ऑडिट फर्म के लिए 4 कॉमर्शियल बैंक जिसमें से एक सिर्फ पीएसबी होगा और
8 यूसीबी, 8 एनबीएफसी ये किए जा सकते हैं। तो आपको इसमें जो भी इंपॉर्टेंट इससे संदर्भित था मैंने आपको बता दिया। स्टैट्यूटरी ऑडिटर के संदर्भ में जो अप्रैल में गाइडलाइन जारी की है और बैंक से डायरेक्ट रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे गारंटी और को एक्सेप्टेंस के संदर्भ में। गारंटी जो बैंक देती है किसी भी फर्म को, और को एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि यदि कोई बिल है और उसके फेवर में यदि बैंक उसमें उसको गारंटी अंडरटेकिंग देती है, तो ये दो चीजें होती हैं। दोनों के बारे में गाइडलाइन नए जारी किए गए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें कि सबसे पहला जो गारंटी है कि कोई भी गारंटी 10 साल के लिए ही इशू किया जाता है, और यदि 10 साल से ज़्यादा यदि किसी को देना है तो उसके लिए आपको एक्सेप्शनल केसेस है, और उस केस में यदि आपके बैंक में बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी है तो आप दे सकते हैं। दूसरी गाइडलाइन ये है कि मतलब कोई भी बैंक है वो कोऑपरेटिव बैंक के संदर्भ में भी गाइडलाइन ये इशू कर सकता है, लेकिन गारंटी दे सकता है, लेकिन उसमें जो है वो कोऑपरेटिव बैंक जो है वो उसके लिए काउंटर गारंटी दे। मतलब कोऑपरेटिव बैंक उसके लिए काउंटर गारंटी देगा, और ये करने के लिए आपको ड्यू डिलिजेंस भी करना होगा। तो बैंक परमिटेड है एलसी या बीजी इशू करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक के अगेंस्ट में भी, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक को ये गारंटी देना होगा। जो हमारा तीसरा है कि जो अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं कि बैंक कैन इशू अनसिक्योर्ड गारंटी एज पर लिमिट सेट बाय द बोर्ड। पहले ये क्या था, 25% तक गारंटी अनसिक्योर्ड गारंटी इशू कर सकता था बैंक, अब उसके लिए बैंक को फ्री कर दिया है। अर्लियर लिमिट जो था उसको रिमूव कर दिया है। अब बैंक जो है अपने बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी के हिसाब से जितना बोर्ड उनके बोर्ड ने दिया है वो उतना कर सकता है। उसमें ये बोर्ड के हिसाब से रहा। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में जो दिए गए थे वो लिमिट हटा दी गई है। जो बैंक गारंटी इशू किया जाएगा वो सीरियली नंबर्ड होगा, और ये घोष कमेटी रिकमेंडेशन के हिसाब से होगा। सीरियली नंबर्ड होने से कभी भी कोई चांसेस फ्रॉड वगैरह के कम हो जाते हैं। यदि बैंक गारंटी 50,000 और उससे एबव अमाउंट के लिए दिया जा रहा है तो मिनिमम 2 ऑफिशियल का सिग्नेचर होना जरूरी है। साथ ही साथ अब बैंक गारंटी इशू कर सकता है शेयर और स्टॉक ब्रोकर को। शेयर और स्टॉक ब्रोकर जो होते हैं उनके लिए भी स्टॉक एक्सचेंज के लिए वो इशू कर सकता है गारंटी, बट वो 2 काम के लिए होगा। या तो उसमें वो सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रहा है या वो कोई मार्जिन ले रहा है। ये दोनों के संदर्भ में ही उसको गारंटी इशू कर सकता है। और वो जो गारंटी इशू की जाएगी उसमें 50% जो है वो मार्जिन मिनिमम लेना है, और उस मार्जिन में 25% जो है वो कैश होना चाहिए। जो हमारा लास्ट पॉइंट इसमें है कि गारंटी बैंक जो है ये एज्यूम करेगा कि जो फंडेड एक्सपोजर है वो एटलीस्ट 10% ऑफ एक्सपोजर गारंटीड इन केस ऑफ गारंटी फेवरिंग टू अदर बैंक आईएफआई कर रहे हैं। यदि हम अदर बैंक के संदर्भ में इस तरह का कर रहे हैं तो एटलीस्ट 10% ऑफ एक्सपोजर गारंटी जो है वो हमारा अदर बैंक या एफआई के संदर्भ में होना चाहिए। अब हम देखेंगे को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। को एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है कि ये बैंक के द्वारा एक अंडरटेकिंग दिया जाता है कि यदि कोई बायर या इंपोर्टर है, यदि वो पेमेंट नहीं कर पाता है तो मतलब ड्रॉअर ऑफ बिल को ड्यू डेट के दिन ये पेमेंट कर दिए जाएंगे। ये किसी भी बैंक के द्वारा किया जाता है। तो ये देने के पहले कुछ चीजें हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है। सो सबसे पहला क्या है कि जो आपके रेगुलर कस्टमर है आप उसी को दे सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि जो जेन्युइन ट्रेड बिल है उसी को आप को एक्सेप्टेड कर सकते हैं। आपको उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उस बिल की उसको चेक करना है। सिर्फ जेन्युइन जो ट्रेड बिल है उसी के लिए आपको देना है। बैंक को ये इंश्योर करना है कि जिस बिल के को आप को एक्सेप्टेड कर रहे हैं वो एक्चुअली स्टॉक अकाउंट में मतलब वो बॉरोवर के पास आ गया है, वो स्टॉक बॉरोवर के पास आ गया है। ये आपका बैंक को ये चीज चेक करना है, उसी को वो कर सकता है। इसमें क्या है कि जैसे हम फिजिकल ये पॉजिटिव पे के बारे में बात करते हैं उसी तरह से इसमें सिस्टम ऑफ ऑब्टेनिंग पीरियोडिकल कंफर्मेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ को एक्सेप्टिंग बैंक है कि आउटस्टैंडिंग बिल कितना है वो आपको ये देखते हमेशा और ये इसकी पॉजिटिविटी चेक करना है कि ये आपके बिल में है। मतलब सिस्टम ऑफ ऑब्टेनिंग पीरियोडिक कंफर्मेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ को एक्सेप्टिंग बैंक ये आपको देखना है। साथ ही साथ यदि कोई एक्सेप्टेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल 10,000 एंड एबव है तो ये 2 ऑफिशियल के द्वारा जॉइंटली साइन होना चाहिए। यदि इसमें कोई डिविएशन है तो ये एक्सेप्शनल केस में ही किया जा सकता है। मतलब बैंक गारंटी में 50,000 का अमाउंट था और को एक्सेप्टेंस में ये अमाउंट सिर्फ 10,000 का है।
साथ ही साथ एक और पॉइंट है कि यदि कोई बिल जो परचेज्ड बिल को एक्सेप्टेड बाय अदर बैंक है, देखिए कोई अदर बैंक ने कोई बिल डिस्काउंटिंग या परचेज किया हुआ है और उसको यदि आप को एक्सेप्टेड कर रहे हैं, तो उस केस में यदि अमाउंट 2 लाख या उससे ज़्यादा है सिंगल पार्टी में, तो जोनल ऑफिस का परमिशन लेना है। सेम कंडीशन है कि यदि ये वैल्यू जो दूसरे बैंक के द्वारा डिस्काउंटेड या परचेज किए गए हैं और उस बिल को आप यदि को एक्सेप्टेड कर रहे हैं और वो अमाउंट यदि 20 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है सिंगल ग्रुप बोरोवर या ग्रुप बोरोवर में, तो आपको हेड ऑफिस से परमिशन लेना है। तो ये 3 क्वेश्चन तो नॉर्मली इसमें बनते हैं। एक 10,000 का अमाउंट जो है को एक्सेप्टेंस में आपको 2 आदमी का सिग्नेचर चाहिए। साथ ही साथ यदि 2 लाख से ज़्यादा यदि किसी अदर बैंक का को एक्सेप्टेड बिल यदि मतलब बिल डिस्काउंटिंग या परचेजिंग किया हुआ यदि आपको एक्सेप्टेड करते हैं, तो आपको जनरल ऑफिस से परमिशन लेना है, कंट्रोलिंग ऑफिस से परमिशन लेना है, और यदि 20 लाख से ज़्यादा ये अमाउंट है तो आपको हेड ऑफिस से परमिशन लेना है। अभी रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्केल बेस्ड रेगुलेशन जारी किया है एनबीएफसी के संदर्भ में। मतलब एनबीएफसी को जितने भी एनबीएफसी है उसको स्केल बेस्ड बना दिया कि वो किस तरह का होगा। तो उसके संदर्भ में जो गाइडलाइन अभी जारी किए हैं, वो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको याद रखना है कि ये 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा। ये जो है 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा और जो 31 मार्च 2021 का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके हिसाब से वो जारी किए जाएंगे। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है। दूसरा जो इसमें इशू है कि एनबीएफसी को 4 लेयर में बांट दिया गया है। पहला है बेस लेयर, दूसरा है मिडिल लेयर, तीसरा है अपर लेयर और चौथा है टॉप लेयर। आपको सिर्फ 2 एनबीएफसी के 2 लेयर के बारे में यदि आप जानते हैं तो अगला 2 अपने आप आपको याद रह जाएगा, क्योंकि जो अपर लेयर और टॉप लेयर है वो टॉप लेयर अभी रिमेन एम्प्टी है, उसमें कुछ नहीं ऐसा किया गया है। जो अपर लेयर है उसमें टॉप 10 एनबीएफसी आते हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आइडेंटिफाइड किए गए। तो अब बच गए हमारे पास 2 लेयर, एक बेस लेयर और दूसरा मिड लेयर। तो बेस लेयर में सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग आपको यहां ध्यान रखना है, डिपॉजिट टेकिंग नहीं है। डिपॉजिट टेकिंग होगा तो उसकी वो थोड़ा सा हायर में आता है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग है वो लोअर में आता है, इसलिए उसको बेस कैटेगरी में दिया गया है। तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है जो कि 10,000 करोड़ के 1,000 करोड़ के असेट साइज में, नॉट 10,000, 1,000 करोड़ के असेट साइज में। तो पहला कंडीशन यह है कि बेस लेयर में नॉन डिपॉजिट टेकिंग आएगा और 1,000 करोड़ तक का लेस देन 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ नहीं, लेस देन 1,000 करोड़ यदि है तो वो कंडीशन आएगी। उसके साथ ही जो P2P एनबीएफसी है, अकाउंट एग्रीगेटर एनबीएफसी है, एनओएफएससी है। एनओएफएससी हम कहते हैं नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, जो कि ऑपरेट नहीं करते लेकिन उसके नीचे होते हैं। जैसे आदित्य बिरला कंपनी है, उसके अंदर में 3-4 आदित्य बिरला फैशन है या एनबीएफसी है, इस तरह की चीजें होती है, तो वो हमारे कहलाते हैं एनओएफएससी। और जो कि साथ ही साथ जो पब्लिक फंड अवेल नहीं करते हैं और जिसका कोई कस्टमर इंटरफेस नहीं है, वो भी हमारे बेस लेयर में है। तो आपको ये मानना है कि ये सबसे मिनिमम ग्रेड का लेयर है और इसमें वही एनबीएफसी आएंगे। दूसरा जो आता है, अब जो बच गया उसके बाद जैसे ऑल डिपॉजिट टेकिंग आ जाएगा। डिपॉजिट टेकिंग जितने हैं वो सारे मिडिल लेयर में आ जाएंगे। नॉन डिपॉजिट टेकिंग जो है एनबीएफसी जिसमें कि 1,000 करोड़ और उससे ज्यादा असेट साइज है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड वाले एनबीएफसी है, प्राइमरी डीलर है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से रिलेटेड एनबीएफसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी से रिलेटेड एनबीएफसी है। तो ये 2 भाग में आपको बेस लेयर है 1,000 करोड़ असेट साइज या उससे लेस नॉन डिपॉजिट टेकिंग, और बाकी जो कि उतना प्रिवलेंट नहीं है और जिसमें कि उतना रिस्क नहीं है। और सेकेंड लेयर में आता है ऑल डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी फॉर मोर देन 1,000 करोड़ जो एसेट साइज है, साथ ही साथ ये। तो ये 2 ही डिफाइन, ये 2 यदि आप जानते हैं तो बाकी जो टॉप लेयर है, अपर लेयर है, अपर लेयर आपको टॉप 10 एनबीएफसी को दिया गया है और जो टॉप लेयर है वो अभी इम्प्टी रखा गया है और ये आरबीआई के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे जब वो देखेगा कि कहां पर पोटेंशियल सिस्टमिक रिस्क जो है उस एनबीएफसी का बहुत ही कम है, और वो अपर लेयर से ही जो टॉप 10 होंगे उसी से ही वो चूज करेंगे टॉप लेयर को। तो आपको ये याद रखना है। एनबीएफसी के संदर्भ में कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी चेंज हुए हैं।
और ये सब स्पेसिफिक एनबीएफसी के लिए लागू होता है। सभी कुछ कंडीशंस है जो सबके लिए लागू है, कुछ है जो स्पेसिफिक एनबीएफसी के लिए, तो उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि ये नेट ओन्ड फंड जो है ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में ये चेंज किए गए हैं और ये अब नेट ओन्ड फंड इंक्रीज किए गए हैं कि कम से कम 10 करोड़ होना चाहिए। तो 10 करोड़ जो हुआ किया गया है ये आपको सिर्फ कुछ कैटेगरी है उसके लिए है, जैसे कि जो एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज में आते हैं, जो एनबीएफसी एमएफआई के अंदर आते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के तहत, जो एनबीएफसी फैक्टर्स के अंदर आते हैं। फैक्टर्स हम उसको कहते हैं जो कि बिल डिस्काउंटिंग से संबंधित चीज, जो कि बिल के बदले उस बिल को वो डिस्काउंट करके वो पैसे देता है, तो उस कंडीशन में जो फैक्टर से रिलेटेड है उसको भी हम कहते हैं। तो ये सिर्फ 4 तरह के जो एनबीएफसी है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, क्रेडिट कंपनीज और उसके बाद एमएफआईज और फैक्टर से रिलेटेड, इसमें इस 4 के ही जो नेट ओन फंड है उसको बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया है। बाकी के लिए उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। साथ ही साथ जो एनपीए क्लासिफिकेशन का संदर्भित है वो सिर्फ बेस लेयर के लिए चेंज किया गया है, इसे बाकी के लिए नहीं है। सिर्फ बेस लेयर जो है उसको 90 डेज एनपीए नॉर्म जो है वो फॉलो करना है, क्योंकि एनबीएफसी जो है अभी 180 दिन का फॉलो करता है, तो सिर्फ बेस लेयर के लिए चेंज किए गए हैं और इसको जो है बाई 31 मार्च 2026 तक इसको 90 डेज पे के लेवल पे लाना है। तो ये टारगेट उसको दिए गए हैं। 150 दिन का जो टारगेट है उसको 24 तक अचीव करना है, जो 25 तक उसे 120 दिन का करना है और 26 तक आपको 90 डेज का करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक अक्टूबर 2022 से लागू होगा, तो पहला जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें सेम है 180 दिन, दूसरा फाइनेंशियल ईयर जो उसके बाद होगा उसमें 30 दिन कम किए हैं, उसके बाद जो होगा उसमें 30 दिन कम किए हैं और फाइनली 31 मार्च 2021 तक 90 दिन का इसको जो एनपीए नॉर्म है उसको फॉलो करना है। साथ ही साथ इंडिविजुअल और ग्रुप एक्सपोजर के संदर्भ में जो कि सभी के लिए एप्लीकेबल है, ये चीजें जो है ग्रुप और इंडिविजुअल एक्सपोजर के संदर्भ में सभी के लिए एप्लीकेबल है और ये 25% जो है सिंगल बोरोवर या पार्टी के लिए किया गया है और 40% जो है सिंगल ग्रुप और पार्टीज एज ए परसेंटेज ऑफ दैट टियर 1 कैपिटल। तो आपको याद रखना है कि ये सबके लिए एप्लीकेबल है। और ट्रांसफर ऑफ लोन एक्सपोजर के संदर्भ में कुछ डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चेंज किया गया है, जिसमें कि सबसे पहला क्या है कि एप्लीकेबल होगा बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के संदर्भ में। बोर्ड का एक कंप्रिहेंसिव बोर्ड पॉलिसी होना चाहिए, अप्रूव्ड हो ट्रांसफर और एक्विजिशन के लिए, जिसमें कि सारे ऑपरेशनल गाइडलाइन होना चाहिए। ये इंडिविजुअल बैंक का एक बोर्ड अप्रूव्ड कंप्रिहेंसिव बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होना चाहिए। तीसरा क्या है कि जब आप किसी को ट्रांसफर करते हैं तो इमीडिएट आपको उसको अपने लोन अकाउंट से हटा देना है, कोई भी रिस्क और रिवार्ड आपके साथ उसके बाद नहीं होना चाहिए। कोई भी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपका इंटरेस्ट जो आपके पास आता है दैट इज इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वो भी आपके पास नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि इनकेस कोई भी इस तरह का इकोनॉमिक इंटरेस्ट आप कर रखते हैं तो जो भी उसमें होगा वो एग्रीमेंट में लिखा जाएगा कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफरर का कितना है और ट्रांसफररी का कितना है, कि जिसने ट्रांसफर किया और जिसका जितना है। यदि इस तरह का कोई चीज आता है तो आपको एग्रीमेंट में वो चीज मेंशन करना होगा। साथ ही साथ जो ट्रांसफरर है जिसने कि लोन को ट्रांसफर किया, वो उस लोन अकाउंट को, जो एक्सपोजर को उसने ट्रांसफर किया है, वो दोबारा उसको वापस कभी भी ले नहीं सकता, आइदर फुल्ली और पार्शियली, किसी भी केस में नहीं ले सकता है। एक्सेप्ट एक केस है, यदि ये रिजोल्यूशन प्लान का कोई हिस्सा है तो ये किया जा सकता है, लेकिन यदि रिजोल्यूशन प्लान नहीं है तो उसको रीएक्वायर नहीं कर सकता। साथ ही साथ जो मिनिमम होल्डिंग पीरियड है, मतलब आप लोन को यदि ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको कम से कम आप उतना समय आपको और उस लोन को रखना है। तो उसमें यदि लोन अप टू 2 इयर्स टेन्योर का है तो 3 महीने है, और यदि मोर देन 2 इयर्स है तो 6 महीने तक आपको ये लोन अपने पास रखना होगा। जो पूल ऑफ अकाउंट है, जैसे कि हम किसी एनबीएफसी का पूल भी परचेज कर लेते हैं, वो भी ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो कंडीशन है वो एक्सटर्नली रेटेड होना चाहिए, मतलब उसकी रेटिंग की जानी चाहिए एक्सटर्नली, चाहे वो फिच से हो चाहे इकरा से हो, तो एक्सटर्नली वो रेटेड होना चाहिए। यदि कोई ऐसा कंसर्न है, लोन ट्रांसफर या रिप्रेजेंटेशन है या वारंटी है, कुछ भी इस बेस में है,
तो वो उसके उसमें फॉर्मल रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, और वो जो एग्रीमेंट है वो किसी भी तरह का रिप्रेजेंटेशन जो है वो विद इन 30 डेज ट्रांसफर ऑफ लोन, जो जिसने कंडीशन किया है वो ओरिजिनल ट्रांसफर के साथ टैली होना चाहिए, उसके जो टर्म एंड कंडीशन है उसके साथ वो टैली होना चाहिए। तो ये पूल के संदर्भ में था। साथ ही साथ ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस एसेट जो है वो भी थ्रू असाइनमेंट या नोवेशन के थ्रू ही होना चाहिए। आप किसी को भी ऐसे ही लोन जो स्ट्रेस लोन है आप पार्टिसिपेशन के संदर्भ में नहीं दे सकते। तो वहां पर ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो स्ट्रेस लोन है उसको कैसे ट्रांसफर करना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि असाइनमेंट या नोवेशन के थ्रू ही इसको ट्रांसफर करना है। साथ ही साथ जो लेंडर है उसको जो एक्वायर्ड स्ट्रेस एसेट यदि उसने किसी ने एक्वायर्ड किया है तो उसके लिए कम से कम जो है 6 मंथ वो दूसरे को ट्रांसफर करने के लिए उसको रखना है। तो यहां पर जो उसके लेंडर जिसने की एक्वायर्ड किया है कोई स्ट्रेस एसेट को, तो उसको कम से कम 6 महीने रखना है वो अदर लेंडर को ट्रांसफर करने के संदर्भ में। साथ ही साथ यदि कोई स्ट्रेस लोन है और उसका वैल्यूएशन अमाउंट 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो रहा है तो 2 एक्सटर्नल वैल्यूएशन रिपोर्ट आपको लेना है, और आपको यह ध्यान रखना है कि इसका जो ऑक्शन होगा वो थ्रू स्विस चैलेंज मेथड होना चाहिए। स्विस चैलेंज मेथड का मतलब होता है कि पहले इसको दिया जाता है कि हम इसको ऑक्शन के लिए कर रहे हैं, और वो उसके जो भी उसमें भाग लेता है उसको फिर दोबारा हम वेबसाइट पे डालते हैं कि इसने भाग लिया, इतना अमाउंट दिया है। फिर उसको दोबारा लोग पब्लिकली उस पर आते हैं कि नहीं मैं इससे अच्छा कर सकता हूं, मैं इसका ज्यादा अमाउंट दे सकता हूं। ये मतलब जो पहले वाले ने जो दिखाया था सेकंड वाले से फिर वो कंपेयर किए जाते हैं, फिर उसको स्क्रूटनाइज किया जाता है, और फाइनली जो अच्छा बिड होता है उसको वो दिए जाते हैं। तो आपको स्विस चैलेंज मेथड ये सबसे पहले रेलवे में स्टार्ट किया गया था, मिस्टर अरुण जेटली थे उन्होंने स्टार्ट किया था, अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है। तो ये एक मेथड आपको हो सकता है पूछा जा सकता है 100 करोड़ या उससे ऊपर यदि है तो ऑक्शन किसके थ्रू होना चाहिए, तो आपको ये ध्यान रखना है स्विस चैलेंज मेथड से। और ये कुछ और नहीं है बल्कि एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा ऑथेंटिक हो जाता है, क्योंकि पहली बार जिसने दिया उसके फिर सारे चीजों को हमने वेबसाइट पे फिर दोबारा अपलोड किया। कोई यदि दूसरा है तो उसको काउंटर कर सकता है, और यदि अच्छे उसमें क्या होगा काउंटर करने से अच्छा बिड मिल जाता है। साथ ही साथ यदि लेंडर है उसको 100% रिस्क वेट एनपीए यदि है तो उस पर करना है, और लोन को स्टैंडर्ड ही करना है, क्योंकि जब एक्सपोजर उसका है खासकर स्ट्रेस एसेट का है तो वो स्टैंडर्ड ही रहेगा। साथ ही साथ यदि लोन को एनपीए क्लासिफाइड कर दिया गया है तो रिस्क वेट जो अप्लीकेबल है वो लगाना है, और यदि स्ट्रेस लोन जो डिफॉल्ट है मोर देन 60 डेज उसको भी एनपीए करके और उसको एआरसी को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो वहां पर रोका नहीं गया है कि यदि 60 डेज से ज्यादा यदि हो गया डिफॉल्ट में वहां पर भी तो उसको एआरसी को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। कोई प्रोविजन नहीं है लेंडर के द्वारा कि कोई लोन यदि स्टैंडर्ड लोन है तो वो एआरसी से भी वापस ले सकता है, एआरसी से भी ले सकता है स्टैंडर्ड लोन को। और उसमें क्या है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इस लाइन में है कि जो लेंडर है उसको एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर करना है लोन ट्रांसफर इन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर नोट्स ऑफ अकाउंट, और वो जो है 31 दिसंबर 2021 से ही क्वार्टरली बेसिस पे करना है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो रिजर्व बैंक ट्रांसफर ऑफ लोन एक्सपोजर है इसको कब से मतलब वेबसाइट पे डालना है, मतलब नोट्स ऑफ अकाउंट नोट्स टू अकाउंट में डालना है क्वार्टरली बेसिस पे, तो वो 31 दिसंबर 2021 से है। हमारा अगला है इनहांस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। इसके थीम के बारे में पूछे जाते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। एक तो आपको इसके सारे थीम मालूम होना चाहिए, तो इसके जो मतलब टोटल 6 थीम है वो हमने लिखा है। 24/7 बैंकिंग, फोकस ऑन नॉर्थ ईस्ट, बैड बैंक, रेजिंग फंड आउटसाइड द बैंकिंग सेक्टर, लीवरेज फिनटेक सेक्टर, और जो एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो सबसे पहला क्या है कि 24/7 बैंकिंग होगा, जिससे कि मतलब टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन होगा। 24/7 बैंकिंग ऑलरेडी हो जाएगा, अनइंटरप्रेटेबिलिटी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज हो जाएगी। बैंक जो है फोकस करना है बैंक को अभी नॉर्थ ईस्ट एरिया में।
बैड बैंक का कंसेप्ट ऑलरेडी आप जानते हैं कि बैड बैंक बहुत जल्दी इसका ये हो जाएगा, और तो बैड बैंक का कंसेप्ट भी अभी आ चुका है कि जो एनपीए अमाउंट है उसको उसमें ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि बैंक के ऊपर स्ट्रेस ना हो और वो उस पर कंसंट्रेट होके वो रिकवरी कर सके। साथ ही साथ अभी ऐसा कंडीशन आ गया है कि आउटसाइड बैंकिंग सेक्टर से फंड लोग रेज कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी आपको देखना है कि वो कैसे आप उसको टारगेट कर सकते हैं। आपको फिनटेक सेक्टर से लिवरेजिंग रखना है, मतलब आपको कैसे आप अदर सेक्टर में जो है आप लीड जनरेट कर सकते हैं, तो उस संदर्भ में है। और जो लास्ट अभी दिया गया है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि ये मतलब स्टेट गवर्नमेंट को कहा है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 एक्सपोर्ट एजेंडा। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट था, जो लेकिन इनहांस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस 4 में ईज 4 में इसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 एक्सपोर्ट कहा गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पूछा जा सकता है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 एक्सपोर्ट किससे संदर्भित है, ईज 3 ईज 4, क्या आपको इसमें ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है रिटेल डायरेक्ट स्कीम। रिटेल डायरेक्ट स्कीम का मतलब क्या है कि जो अभी इंडिविजुअल है वो भी अब अकाउंट खोल सकता है आरबीआई के वेबसाइट पे, और वो आरबीआई के जो सिक्योरिटीज बेचे जाते हैं उसको परचेज कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि इसके लिए जो है ओपन अकाउंट जो करेगा उस ऑनलाइन पोर्टल दिया हुआ है RBI-retaildirect.org.in। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं वेबसाइट का नाम क्या है, तो RBI-retaildirect.org.in इस पे खोल सकता है। और कोई भी नेचुरल पर्सन जो है वो अलाउ है इसको ओपन करने के लिए। आरडीजी अकाउंट इसको कहेंगे। आरडीजी अकाउंट का मतलब होता है रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट। तो आरडीजी अकाउंट का ये एब्रीविएशन पूछ सकता है, तो रिटेल डायरेक्ट गिल्ट जब हम कोई सी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जब बेचा जाता है तो उसको हम गिल्ट कहते हैं। गिल्ट सिक्योरिटी कहलाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो उसके संदर्भ में ये है। अब इसके लिए अकाउंट ओपन करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास रुपी सेविंग बैंक अकाउंट मेंटेन्ड इन इंडिया होना चाहिए। आपके पास जो रुपी मतलब आप अपने इंडियन करेंसी में आपका अकाउंट कोई भी बैंक में हो, वहां पे कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो, एक अकाउंट होना चाहिए। उसमें आपके पास पैन नंबर होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो केवाईसी के संदर्भित जो भी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए, और आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, और लास्ट में एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो ये आपके पास अकाउंट ओपन करने के लिए रिक्वायरमेंट है। कुछ और इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत में, जैसे कि इंडिविजुअल एक ही आरडीजी अकाउंट खोल सकता है। यदि कोई ज्वाइंट होल्डर है, मतलब ज्वाइंट अकाउंट में कोई सेकेंड होल्डर है, तो वो अपना इंडिविजुअल खोल सकता है। ये जो है सिंगली या ज्वाइंटली दोनों खोल सकता है अनदर रिटेल इन्वेस्टर के साथ, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकता है। इसमें नॉमिनेशन कंपलसरी है। जो आरडीजी अकाउंट है उसमें नॉमिनेशन कंपलसरी है, और 2 नॉमिनी इसके पोर्टल पे किए जा सकते हैं, और जब भी जरूरत हो उस नॉमिनी को चेंज भी किए जा सकते हैं। जो 2 नॉमिनी कम से कम दिए जा सकते हैं। जो है आपको 1 कैन सबमिट ओनली 1 फाइनल बिड पर सिक्योरिटी इन ईच प्राइमरी ऑक्शन ऑफ द डेटेड सिक्योरिटी। मतलब जो भी दिया जाएगा उसमें सिर्फ एक और एक ही वो बिड जारी दे सकता है। उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक से ज्यादा, ये जो चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो, चाहे ट्रेजरी बिल हो, या स्टेट लेवल के जो ये है सिक्योरिटीज हो, तो आपको एक ही बिड, आप एक पर्सन एक ही बिड जारी कर सकता है। साथ ही साथ एक चीज और है कि बैंक या प्राइमरी डीलर जो है वो 6 पैसे पर 100 रुपीज के हिसाब से ब्रोकरेज कमीशन या सर्विस चार्जेज ले सकता है, और वो जो कॉस्ट होगा वो सेल प्राइस या और रिकवर्ड सेपरेटली फ्रॉम द क्लाइंट ये वो कर सकता है। मतलब ये पूछा जा सकता है कि इसमें कोई चार्जेज भी है, तो आप ये जब सेल किए जाएंगे तो उस संदर्भ में तो उस समय 6 पैसे पर 100 के हिसाब से वो चार्ज किए जा सकते हैं। हम देखते हैं कि आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल पे कैसे इसको परचेज किया जा सकता है। तो सबसे पहले या तो इंडिविजुअल उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को डायरेक्टली प्राइमरी मार्केट से किया जाता है। प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है कि वो डायरेक्टली जो बेच रहा है उससे ही यदि खरीदा जा रहा है तो वो प्राइमरी मार्केट हो गया, और सेकेंडरी मार्केट का मतलब वो मार्केट हो गया जो कि मान लीजिए इंडिविजुअल के पास अवेलेबल है और इंडिविजुअल वो बेचना चाहता है तो आप खरीदते हैं। तो ऑरिजिनेटर यदि नहीं है तो वो सेकेंडरी मार्केट हो गया, यदि ऑरिजिनेटर है तो वो प्राइमरी मार्केट हो गया। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो प्राइमरी मार्केट से भी खरीद सकता है या सेकेंडरी
सेकेंडरी मार्केट से खरीद सकता है। तो प्राइमरी मार्केट का मतलब जो है वो जहां पर वो क्रिएटेड किए गए, जबकि सेकेंडरी मार्केट का है कि जहां पर वो ट्रेड किए जा रहे हैं इन्वेस्टर के द्वारा, जिसने लिया है उसने खरीदा, उसने वो यदि बेच रहा है, तो दैट इज सेकेंडरी मार्केट। तो आपको ये ध्यान, शेयर मार्केट के संदर्भ में ये आप जानते होंगे कि यदि कोई कंपनी खुद बेच रही है दैट इज प्राइमरी, और यदि किसी इंडिविजुअल से उसी शेयर को ले रहे हैं दैट इज सेकेंडरी। तो आपको ये ध्यान रखना है। जो ऑनलाइन पोर्टल है वो कुछ चीज़ों को देगा, जैसे बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी थ्रू प्राइमरी ऑक्शन। जो प्राइमरी ऑक्शन होगा गवर्नमेंट ने जब लॉन्च किया तो उस समय किया जाएगा। आप जो सेकेंडरी मार्केट से भी उसको बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। बाइंग और सेलिंग प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट से भी किया जा सकता है, और बाइंग सेलिंग आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का भी प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट दोनों के थ्रू कर सकते हैं। मतलब इस आरडीजी अकाउंट से यदि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी किए गए हैं तो उसमें आप प्राइमरी मार्केट में खरीद सकते हैं, और यदि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपके पास अवेलेबल है और आप उसको बेचना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टर को लेके बेच भी सकते हैं। तो डीमेट अकाउंट की तरह इसको आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के संदर्भ में यदि आपको ये समस्या आ रही है हम कहां बेचेंगे, क्या करेंगे, हमारा लॉकिंग पीरियड है, लेकिन आप उसको भी सेल कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट फैसिलिटी ये आरडीजी अकाउंट में दी गई है। साथ ही साथ जो इन्वेस्टर है अकाउंट स्टेटमेंट ले सकता है, नॉमिनेशन फैसिलिटी ले सकता है, अपने इसको प्लेज या लीन कर सकता है, आप कि अपने जो आपने खरीदा है उसको गिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ पोर्टल पे ही आपको ग्रीवेंस का रिड्रेसल भी है, और आप सारे अकाउंट के कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह को भी आप मैनेज कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि हम मिनिमम या मैक्सिमम अमाउंट कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस पोर्टल के तहत। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 रुपीज है। जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो आपको 10,000 रुपीज रखना है। यदि आप रुपीज में कर रहे हैं तो किसी भी सिक्योरिटी के लिए 10,000 रुपीज है, और यदि आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में कर रहे हैं तो आपको 1 ग्राम ऑफ गोल्ड करना है, कि मिनिमम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड करना है। तो ये दो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब बात आती है मैक्सिमम की। तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो तीनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सिक्योरिटी है, जो डेटेड सिक्योरिटी होगी, उसमें 2 करोड़ तक के फेस वैल्यू में किया जा सकता है पर ऑक्शन। एक ऑक्शन में 2 करोड़ रुपए तक के फेस वैल्यू को खरीदा जा सकता है गवर्नमेंट और इसके तहत। और यदि ट्रेजरी बिल है तो ट्रेजरी बिल में मैक्सिमम 5% ऑफ एग्रीगेट नॉमिनल अमाउंट इशू विद इन द नोटिफाइड अमाउंट एज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यदि ट्रेजरी बिल इस तरह का जारी किया है तो उसमें मैक्सिमम 5% ऑफ एग्रीगेट नॉमिनल अमाउंट जो है वो किए जा सकते हैं। और यदि स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के लिए कोई सिक्योरिटी जारी किए गए हैं तो उसमें 1% ऑफ नोटिफाइड अमाउंट पर ऑक्शन आपको रखना है। तो आप रिटेल के लिए इतने अमाउंट रखे गए। आपको ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 2 करोड़ तक का है, 5% ट्रेजरी बिल में और 1% नोटिफाइड एरिया में। हमारा अगला टॉपिक है ओनरशिप गाइडलाइन एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर फॉर इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो कि रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि इसमें इसके वर्किंग ग्रुप जो बनाए गए थे उसके हेड कौन थे। तो इसके आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर पी के मोहंती जी इसके हेड थे, जिन्होंने इन पे रिपोर्ट जारी किया था। आपको ये कमेटी के हेड पूछे जा सकते हैं, तो वो पी के मोहंती जी थे, जो कि आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर थे। दूसरा जो इसमें किया गया है कि जो टोटल 33 रिकमेंडेशन थे उसमें 21 रिकमेंडेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ मॉडिफिकेशन के साथ उसको एक्सेप्ट किया है। जैसे कि अब क्या है कि 5 साल इनिशियल 5 इयर्स के लिए कोई भी फिक्स कैप नहीं होगा प्रमोटर के होल्डिंग के लिए। इनिशियल 5 इयर्स के लिए कोई भी फिक्स कैप नहीं होगा आपको इनिशियल 5 इयर्स के लिए। दूसरा क्या है कि इट मे कंटिन्यू टू मिनिमम 40% ऑफ पेड अप कैपिटल शेयर ऑफ बैंक फर्स्ट, मतलब पहले 5 साल के लिए 40% तक का कैपिटल जो ये होना चाहिए पेड अप कैपिटल आपको यदि वोटिंग इक्विटी शेयर में लेना है। तो ये 40% का ये कंटिन्यू रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं किया है। साथ ही साथ ये कैप जो है वो लॉन्ग रन में, मतलब जो लॉन्ग रन में 15 ईयर्स है वो यदि ये 15% यदि किसी का है तो वो 26% तक उसको बढ़ा सकता है। ये ध्यान रखना है कि प्रमोटर का जो स्टेक है वो लॉन्ग रन में 15 साल से बढ़ाते हुए 26% तक ले जाया जा सकता है। और ये यूनिफॉर्म होगा सारे प्रमोटर के लिए, सारे प्रमोटर के लिए ये चेंज सेम ही होगा। साथ ही साथ यदि कोई प्रमोटर डाइल्यूट करता है 26% से ज़्यादा तो फिर उसे दोबारा जो है रेट इसको इंक्रीज करने का पावर नहीं होगा।
यदि किसी ने अपने जो 26% का है उसको यदि एक बार डाइल्यूट कर दिया बिलो 26% पे, तो फिर वो 26% पे नहीं ले जा सकता। साथ ही साथ यदि प्रमोटर चाहता है कि वो मतलब 26% से बिलो करना चाहता है एनी टाइम, मतलब लॉकिंग पीरियड के पहले यदि वो चाहता है, जो लॉकिंग पहले 5 साल में ये जरूरी नहीं है उसको लाना, लेकिन यदि वो चाहता है कि हम 26% से कम करना है तो वो कर सकता है, उसमें डिपेंड करता है। लेकिन नो इंटरमीडिएट सब टारगेट दिया गया है। 5 से 15 साल तक का कोई टारगेट बीच में नहीं है। 5 से 15 तक उसको कोई भी टारगेट नहीं है, वो आपको 26% रखना ही है। साथ ही साथ आरबीआई ने यह भी क्लेरिफाइड किया कि कोई भी डाइल्यूशन यदि शेड्यूल में किया गया है तो उसको बताना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, उसको सबमिट करना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज माना जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है कि जो नॉन प्रमोटर है उसके लिए यदि वोटिंग राइट वो लेना चाहता है तो 10% ही है। नेचुरल पर्सन और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए जो है, नॉन प्रमोटर के लिए वो 10% होगा, जबकि यदि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह है नॉन प्रमोटर में तो उस कंडीशन में 15% का कैप है जो कि आपको वोटिंग राइट देगा। तो नॉन प्रमोटर में 10% है नेचुरल पर्सन और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, जबकि 15% है आपको यदि कोई फाइनेंशियल इंटिटीज है, सुपर नेशनल है, इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या गवर्नमेंट है, तो उसके लिए 15% का कैप दिया गया है। साथ ही साथ यदि कोई भी 5% से, जैसे वोटिंग राइट यदि 5% या उससे ज़्यादा शेयर कैपिटल में रखता है वो कंटिन्यू रहेगा। यदि कोई प्रमोटर लॉक इन पीरियड में अपने शेयर को प्लेज करना चाहता है और वो उसका जो यूटिलाइजेशन है वो मतलब अनइनकम्बर्ड प्रमोटर के जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है उससे कम करने के लिए किया जा रहा है तो वो अलाउ नहीं किए जाएंगे। साथ ही साथ ये भी दिया गया है कि यदि कोई भी, आरबीआई ने मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट किया है कि कोई भी वोटिंग राइट वो रिस्ट्रिक्टेड होगा 5% और टिल द प्लेज ऑब्टेन परमिशन ऑफ आरबीआई फॉर रेगुलेशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ दी शेयर, मतलब इसमें 5% तक का ही लिमिटेशन होगा। और ये वोटिंग राइट जो है ये रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं प्लेज के संदर्भ में टिल द प्लेजी अप्लाइज टू आरबीआई फॉर रेगुलेशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ दीज असेट। कि रिक्वायरमेंट क्या है, यूनिवर्सल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक के संदर्भ में। तो इसमें जो कमेटी बनाई गई है उसमें श्रीमती श्यामला गोपीनाथ के चेयरपर्सन में कमेटी बनाई गई है, तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा जो इसमें हमारा क्वेश्चन बनता है कि जो यूनिवर्सल बैंक के लिए इनिशियल कैपिटल पहले 500 करोड़ का था उसको बढ़ा के अब 1000 करोड़ कर दिया गया है। तीसरा क्या है कि कोई एनबीएफसी यदि कन्वर्ट होना चाहता है यूनिवर्सल बैंक में तो उसके लिए 10 साल लगेंगे, और यदि पेमेंट बैंक कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होना चाहता है तो उसके लिए 5 साल का पीरियड उसे चाहिए। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके लिए इनिशियल कैपिटल का पहले रिक्वायरमेंट 200 करोड़ था जिसको बढ़ा के अब 300 करोड़ कर दिया है। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि इनिशियल कैपिटल अभी कितना चाहिए, उसका नेटवर्थ का कितना चाहिए। तो इनिशियल पेड अप वोटिंग शेयर कैपिटल जो है अभी 300 करोड़ हो गया, जो कि 100 करोड़ था, फिर 200 करोड़ हुआ और प्रेजेंटली ये 300 करोड़ हो गया है। तो ये है। और दूसरा है कि यदि कोई यूसीबी मतलब एसएफबी बनना चाहता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है, तो उसके लिए जो है आपको पहले जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी वो 150 करोड़ की थी, और 150 करोड़ पहले 100 करोड़ थी जिसको बढ़ा के 150 करोड़ किया गया था, और जिसको कि 5 साल में पहले इंक्रीज करके 200 करोड़ लाना होता था उसको बढ़ा के अब 300 करोड़ कर दिया। मतलब जहां 100 था वहां 150 हो गया, और जहां 200 था उसको 300 करोड़। मतलब कोई भी जो यूसीबी है यदि वो एसएफबी में आता है तो एसएफबी के लिए यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो है पहले जो 100 करोड़ का कैपिटल था और 5 साल में उसको 200 करोड़ करना होता था, वो 100 को बढ़ा के 150 कर दिया और 150 को बढ़ा के 300 कर दिया है। और साथ ही साथ ये भी एक क्राइटेरिया किया गया है कि जो बैंक एसएफबी में लिस्टेड होना चाहता है, उसको एसएफबी बनना चाहता है फ्यूचर में, उसके लिए ये जरूरी है कि वो 8 साल के अंदर अपने कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन के अंदर वो लिस्टेड होना चाहिए। इसका रिकमेंडेशन जो था कमिटी के द्वारा 6 साल का पीरियड था, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसको बढ़ा के 8 साल कर दिया। तो ये चेंज करके जो अडॉप्ट किया है, वो पहले 6 साल रिकमेंडेशन था और 8 साल। तो ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि रिकमेंडेशन 6 साल का था, 8 साल कर दिया गया, 8 साल में उसको लिस्टेड होना है यदि कोई एसएफबी फ्यूचर में बनना चाहता है तो।
हमारा अगला टॉपिक है प्रूडेंशियल नॉर्म ऑन इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग। तो जो IRAC नॉर्म हो गया वो IRACP नॉर्म अब हो गया, क्योंकि प्रोविजनिंग वर्ड पहले नहीं था, प्रोविजनिंग पहले भी इसके अंडर आता था, अभी ये ऐड किए गए। तो IRACP नॉर्म अब हो गया कि इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग। वो पहले भी था लेकिन उसको अब ऐड कर दिया गया। साथ ही साथ जो अभी चेंज किया गया है उसमें क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आ गई NPA के संदर्भ में। तो ये पहला जो है कि जो एग्जैक्ट ड्यू डेट है, रीपेमेंट ऑफ लोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रीपेमेंट, ब्रेकअप बिटवीन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, एग्जाम्पल के साथ SMA और NPA क्लासिफिकेशन, ये क्लियरली आप अपने लोन एग्रीमेंट में ये लिखेंगे कि आपका ड्यू डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन कब होगा, फ्रीक्वेंसी पेमेंट का आप कैसे लेंगे, 1 साल 2 साल 4 साल, ब्रेकअप कितना होगा, कितना प्रिंसिपल ले रहे हैं, कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, कैसे NPA होगा उसका एग्जाम्पल आप बताएंगे, SMA में कैसे जाएगा उसके बारे में बताएंगे। ये क्लियरली अपने लोन एग्रीमेंट में आप डालेंगे। और ये जो है, ये जो चेंज होगा ये आपको जब भी आप लोन में सैंक्शन करेंगे उस समय आप बोरोवर को बताएंगे, या कोई चेंज यदि आप कर रहे हैं तो उस समय भी आप बोरोवर को इंटीमेट करेंगे। तो ये दोनों कंडीशन है जिसमें कि आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि यदि कोई लोन मोरेटोरियम आप दे रहे हैं किसी लोन में, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो एग्जैक्ट डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रीपेमेंट होगा वो भी आप देंगे। मोरेटोरियम यदि होगा तो मोरेटोरियम में भी आप दिखेंगे इस डेट से आपका लोन स्टार्ट हुआ, आपके एग्रीमेंट में ये चीज भी होना चाहिए। और जो ये जो रूल्स है ये रूल 31 दिसंबर 2021 से लागू हो जाना चाहिए। ये बाकी चीजें 1 अप्रैल 2022 से है, लेकिन ये 3 रूल जो है वो 31 दिसंबर 2021 से लागू होना जाना चाहिए। एग्जिस्टिंग लोन जो है, फ्रेश लोन जब आप कर रहे हैं तो उसके लिए, और जो एग्जिस्टिंग लोन है वो जब भी आप रिन्यूअल या रिव्यू कर रहे हैं तो उस समय ये लागू होना चाहिए। मतलब ये जो कंटेंट्स हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन, फ्रीक्वेंसी, ब्रेकअप, ये आपको 31 दिसंबर 2021 तक आपके लोन एग्रीमेंट में आ जाना चाहिए। इवन मोरेटोरियम है तो मोरेटोरियम कब खत्म हो रहा है, किस दिन से लोन आपका स्टार्ट हो रहा है, ये सारे होना चाहिए। और जो एग्जिस्टिंग लोन है वो जब आपका रिव्यू रिन्यूअल ड्यू हो रहा है तो उस समय आप इसको डाल सकते हैं। साथ ही साथ RBI ने यह भी क्लेरिफाई किया है कि जो अकाउंट का ओवर ड्यू होगा वो आपके डे एंड प्रोसेस पे ही होगा। मतलब यदि 30 तारीख को आपका अकाउंट ओवर ड्यू हो रहा है तो मतलब ड्यू हो रहा है तो 30 तारीख से ही वो ओवर ड्यू हो जाएगा। जैसे आप डे एंड प्रोसेस चलाएंगे उसी दिन से वो ओवर ड्यू माना जाएगा। लोन के संदर्भ में तो हम ये मानते थे कि जो हमारा ड्यू डेट होगा, लेकिन यदि कैश क्रेडिट है या ओवरड्राफ्ट है तो उसके संदर्भ में हमें आउट ऑफ ऑर्डर जानना जरूरी है। तो आउट ऑफ ऑर्डर के कैटेगरी में भी अब ये कहा जा रहा है कि जिस दिन आपका ड्यू होगा, मान लिया 10/1/22 को यदि ड्यू हुआ है तो आपका अकाउंट SMA 0 में 10/1/22 को ही पहुंच जाएगा। आपको 11 से काउंट नहीं करना है। जिस दिन आपका ड्यू हुआ और पैसा पेमेंट यदि नहीं हुआ तो उसी दिन आपका अकाउंट ओवर ड्यू में चला गया। अब हम देखते हैं कि जो कैश क्रेडिट है उसमें हमको आउट ऑफ ऑर्डर कहा जाता है। तो आउट ऑफ ऑर्डर को भी क्लेरिफाई किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और 3 कंडीशन इसमें दिए हैं। सबसे पहला कंडीशन है यदि आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो रिमेन कंटिन्यूसली एक्सेस है सैंक्शन लिमिट और DP के 90 डेज के अंदर, यदि आपका ये तीनों यदि जो सैंक्शन लिमिट या DP से ज्यादा है, कोई भी पैसा जमा नहीं हो रहा है तो आपका आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। यदि आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस जितना सैंक्शन लिमिट या ड्रॉइंग पावर से कम भी है लेकिन कोई क्रेडिट यदि 90 डेज तक रिसीव नहीं होता है तो भी वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। और तीसरा कंडीशन ये आता है कि यदि अमाउंट उसमें आता है और वो अमाउंट आपके जो सैंक्शन लिमिट या ड्रॉइंग पावर को से ज़्यादा है या कम है, कुछ भी हो, लेकिन जो जितने इंटरेस्ट चार्ज किए गए हैं उतना जो है पैसा जमा नहीं किए गए, तो उस कंडीशन में भी वो अकाउंट प्रीवियस 90 डेज में यदि नहीं किया गया है तो वो अकाउंट आपका आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। अब हम देखते हैं NPA क्लासिफिकेशन। यदि इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हुआ है तो क्या करना है। तो सबसे पहली बात तो क्या है, यदि इंटरेस्ट पेमेंट टर्म लोन में नहीं किया गया है तो वो अकाउंट 90 डेज के अंदर NPA हो जाएगा, मतलब ओवरड्यू होगा। और यदि मोर देन 90 डेज यदि ओवरड्यू हुआ तो वो अकाउंट NPA हो जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन जो है ये इफेक्टिव होगा 31 मार्च 2022 से। ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो इंप्लीमेंटेशन होगा वो 31 मार्च 2022 से है।
आरबीआई ने एक और क्लेरिफिकेशन दिया है कि लोन अकाउंट जो है आप अपग्रेड या स्टैंडर्ड एसेट तभी माना जाएगा आपका लोन अकाउंट जब आपका जो भी इंटरेस्ट है एरियर और प्रिंसिपल जो भी ड्यू है, जब तक पूरा पैसा यदि आपको जमा नहीं हो जाता तब तक आप ओवर ड्यू इस अकाउंट को आप अपग्रेड नहीं कर सकते। जैसे कि पहले क्या होता था कि जो अमाउंट हमारा क्रिटिकल अमाउंट था हम उसको रिसीव कर लेते थे और अकाउंट को अपग्रेड कर देते थे। अभी क्रिटिकल अमाउंट का संदर्भ खत्म हो गया। अब है कि जब तक आपका जितना भी एरियर है, जब तक आप पूरा अमाउंट यदि आप वो रिसीव नहीं कर लेंगे तो वो अकाउंट आपका आप अपग्रेड नहीं कर सकते। अपग्रेड करने के लिए आपको यदि एनपीए में एक बार चला गया तो अपग्रेड करने के लिए आपको पूरा अमाउंट रिसीव करना है, तभी अकाउंट को आप अपग्रेड कर सकते हैं। इनकम रिकॉग्निशन पॉलिसी के तहत लोन और मॉरेटोरियम में कैसे इसको करेंगे इसके बारे में भी हम एक बार चर्चा कर लें। तो सबसे पहली बात क्या है कि यदि कोई लोन मॉरेटोरी किसी लोन में आपने मॉरेटोरियम दिया हुआ है, ग्रांट किया हुआ है, तो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन उस इंटरेस्ट को एक्रूअल बेसिस पे ही आप उसको चार्ज करेंगे और वो कंटिन्यू जो है वो आपका स्टैंडर्ड ही रहेगा। लेकिन यदि मान लिया जाए कि कोई लोन आपने मॉरेटोरियम दिया हुआ है और आपने इनिशियल में ही परमिट किया है कि आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना है, आपको इस डेट से इंटरेस्ट पेमेंट करना है, तो इस कंडीशन में जो भी इंटरेस्ट कैपिटलाइज हुआ है उस इंटरेस्ट को आपको रिवर्स नहीं करना है। मतलब एनपीए होने के बाद भी उस एक मॉरेटोरियम पीरियड के इंटरेस्ट को आपको रिवर्स नहीं करना है यदि आपने टर्म एंड कंडीशन में इनिशियल में इस चीज को डाला हुआ है। तो अब हम चर्चा करेंगे क्या क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के संदर्भ में क्या चेंजेस हुए हैं। तो जो चेंज है उसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो चेंज क्या हुआ है कि अभी यूनिफॉर्म क्रेडिट रिपोर्टिंग फॉर्मेट यूनिफॉर्म दिए गए हैं, जो कि दो तरह के फॉर्मेट है, एक तो कंज्यूमर ब्यूरो और कॉमर्शियल ब्यूरो, जो कि हमारे ये क्रेडिट रिपोर्टिंग के लिए दिए गए हैं। और यदि आप उसकी बात करते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए तो उसके लिए एक अलग फॉर्मेट है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो हमारा कंज्यूमर ब्यूरो है और कॉमर्शियल ब्यूरो है इसकी रिपोर्टिंग जो है बैंक द्वारा की जाती है। तो कॉमर्शियल ब्यूरो है ये रिलेटेड होता है हमारा जो कॉर्पोरेट से रिलेटेड है और उसके बिजनेस कैटेगरी, टाइप ऑफ रिलेशनशिप और उसके बारे में जो कितने प्रोप्राइटर हैं, पार्टनर्स कितने हैं, ट्रस्टी क्या है, होल्डिंग कंपनीज क्या है, इसके बारे में होती है। तो बैंक ने क्या है कि जब भी रिपोर्टिंग करता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को तो इसके बारे में ज़्यादा बैंक तवज्जो नहीं देता और कॉमर्शियल ब्यूरो से रिलेटेड रिपोर्टिंग कम होती है। इतना अच्छा रिपोर्टिंग इसके बारे में नहीं होती है, जिससे कि जो एग्जैक्ट फिगर है वो पता नहीं चल सकता है। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी ये कर दिया कि आपको ये कुछ एक पीरियड दिए गए, उस पीरियड के बाद आपको ये जारी करना है। जैसे कि जो हमारा जो पहले वाला सेक्शन था, जो रिलेशनशिप सेगमेंट था, जो कि कंज्यूमर कॉमर्शियल ब्यूरो से रिलेटेड था, उसके संदर्भ में उन्होंने ये कहा है कि वो बहुत ज़्यादा वाइटल हो गया है, क्योंकि उससे आपको ये पता चलता है कि उसके लिंकिंग क्या है, कहाँ से है, आप कंज्यूमर के उसके बारे में पता चल सकता है। तो इसके लिए जो ये जो रिलेशनशिप सेगमेंट है इसके लिए कंपल्सन दे दिया कि आपको मैंडेटरी कर दिया कि ये आप जो भी इसमें सेगमेंट दिए गए इसके बारे में आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। और इस रिपोर्टिंग के लिए उन्होंने एक डेट फिक्स किया गया है कि आपको जो लोन किए जाएंगे, ये लोन वाला डेट जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि मतलब ये रिपोर्टिंग फॉर्मेट जो है मैंडेटरी हो जाएगा नए लोन के लिए 1 जुलाई 2022 से। तो आपको ये याद रखना है कि 1 जुलाई 2022 से जो लोन होगा उसमें ये जो आपका रिपोर्टिंग सेगमेंट वाला है कंडीशन उसको आपको फॉलो करना होगा नए लोन के लिए। साथ ही साथ जो 1 जुलाई 2021 से जून 30 2022 तक के होंगे उसको आपको अपलोड करना होगा 1 जनवरी 2023 को। और जो अकाउंट ओपन किए गए होंगे 1 जुलाई 2018 से जून 30 तक, वो उस पर आपको 23 तक। तो आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद रखना है कि 1 जुलाई 2022 से नए लोन के लिए होगा, उसके 6 महीने बाद जो है वो 1 साल पुराना लोन होगा और उसके बाद जो अगले 6 महीने तक में आपको वो 3 साल पुराना लोन होगा। क्योंकि
अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड डायरेक्शन। स्टैंडर्ड असेट के स्टैंडर्ड असेट को हम सिक्योरिटाइज करके उसमें जो हमारा क्रेडिट रिस्क है उसको हम तो कम करते हैं। मतलब क्या है, सिक्योरिटाइजेशन जो इन्वॉल्व करता है जहाँ की क्रेडिट रिस्क ऑफ असेट आज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, जो भी हमारा रीडिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसको रीपैकेजिंग कर देते हैं ट्रेडेबल सिक्योरिटीज में। जैसे हमने हाउसिंग लोन पे हमने मान लीजिए कोई लिया हुआ है और लोन के अमाउंट कम हो गए, उसमें कोई अमाउंट हमारा जो अभी मान लिया 10 लाख लोन है और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो उसके कुछ परसेंटेज को हम सिक्योरिटाइज कर सकते हैं ताकि हम ये क्या हमारे पास सिक्योरिटी है और वहां से हम कहीं लोन उसके संदर्भ में कहीं से लोन ले सकते हैं। इसके संदर्भ में जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जारी किया है और इसमें अभी क्या है कि आप कुछ चीज है जिसपे कि आप सिक्योरिटाइजेशन नहीं कर सकते, जैसे कि आपका कॉमर्शियल पेपर है, रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटीज है, आपका रिस्ट्रक्चर्ड लोन कोई है, एडवांस एक्सपोजर टू अदर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस है, लोन विथ बुलेट रिपेमेंट ऑफ बोथ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल और रीफाइनेंस एक्सपोजर एंड सिक्योरिटाइज एक्सपोजर। तो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि कौन कौन सी चीज है जिसपे कि इसको हटा दिया गया है शॉर्ट टर्म क्रेडिट। तो आपको ये ध्यान रखना है जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, चाहे वो रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट हो, चाहे रिस्ट्रक्चर्ड लोन हो, चाहे आपको कोई लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को लोन दिया गया हो, चाहे कोई बुलेट पेमेंट से रिलेटेड लोन हो। इसमें एक चीज और कहा गया है कि जैसे कि कोई 24 महीने का कोई लोन है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए दिया गया है इंडिविजुअल को, और उसमें इंटरेस्ट और पेमेंट जो है वो दोनों मैच्योरिटी लेवल पे दिए गए हैं, या कोई ट्रेड रिसीवेबल है जो कि 12 महीने के लिए डिस्काउंटेड किए गए हैं और उस दोनों लोन को भी एलिजिबल किए गए हैं, दोनों सिक्योरिटाइजेशन के लिए एलिजिबल होता है। साथ ही साथ जो एमएचपी है, मिनिमम होल्डिंग पीरियड है, वो आपको यदि अप टू 2 इयर्स का लोन है तो कम से कम 3 महीने आपके पास वो लोन होना चाहिए, और यदि मोर देन 2 इयर्स का है तो आपको 6 मंथ आपके पास होना चाहिए। ये हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था। तो मिनिमम जो होल्डिंग पीरियड है वो अप टू 2 इयर्स तक के लोन में 3 महीने, और यदि 2 वर्ष से ज्यादा का लोन है तो 6 महीने का होल्डिंग पीरियड होना चाहिए। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पेज है इसमें सिक्योरिटाइजेशन के संदर्भ में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि कोई लोन जिसका आप सिक्योरिटाइज करने जा रहे हैं उसमें सिक्योरिटाइजेशन में यदि उसकी ओरिजिनल मैच्योरिटी 24 महीने या उससे कम है तो 5% ऑफ बुक वैल्यू आप सिक्योरिटाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि 24 मंथ से ज्यादा यदि है तो आप 10% ऑफ बुक वैल्यू सिक्योरिटाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि वो रेसिडेंशियल मॉर्गेज से संदर्भित है तो वो 5% ऑफ बुक वैल्यू आप सिक्योरिटाइज कर सकते हैं। कोई भी मैच्योरिटी हो, रेसिडेंशियल के संदर्भ में आपको 5% आप कर सकते हैं। और ओवरऑल टोटल एक्सपोजर जो ऑरिजिनेटर का है वो पर्टिकुलर सिक्योरिटाइज स्ट्रक्चर में या स्कीम में कोई 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 20% टोटल सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर आप क्रिएट कर सकते हैं किसी भी स्कीम में, कोई किसी भी स्ट्रक्चर में या किसी भी स्कीम में। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यदि मैच्योरिटी 24 महीने से कम है तो 5%, यदि मैच्योरिटी 24 महीने से ज्यादा है तो 10%, यदि रेसिडेंशियल है तो 5% और ओवरऑल 20%। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम देखेंगे अमाउंट। मिनिमम टिकट साइज ऑफ इशुएंस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन का जो होगा वो कम से कम 1 करोड़ होगा। ये टिकट साइज इशुएंस के लिए है, आप लोन अमाउंट से इसको कंपेयर ना करें। मिनिमम टिकट साइज फॉर इशुएंस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन नोट्स है वो 1 करोड़ का होना चाहिए। लेंडर को जो है वो सिक्योरिटाइज नोट्स में इन्वेस्ट तभी कर सकता है यदि ऑरिजिनेटर मतलब जिसने उस चीज को दिया है वो डिस्क्लोज करे कि वो उसने एमआरआर मतलब मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट और एमएचपी मिनिमम होल्डिंग पीरियड रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया है, जो कि आपको हमने 5% 10% एमआरआर का था, और जो एमएचपी था कि अप टू 2 इयर्स 3 मंथ और 2 इयर्स से ज्यादा 6 मंथ, वो उसने फॉलो किया है। जो तीसरा रिक्वायरमेंट है कि लेंडर को जो अप्लाई करना होगा वो आपको लेंडर को अप्लाई करने के लिए सिक्योरिटाइजेशन एक्सटर्नल रेटिंग बेस्ड अप्रोच से ही आपको करना है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि अप्लाई करना है सिक्योरिटाइजेशन एक्सटर्नल रेटिंग बेस्ड अप्रोच के द्वारा, और रिस्क वेट जो कैलकुलेशन होगा वो क्रेडिट रिस्क सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर के हिसाब से इसमें किया जाएगा। जो अनरेटेड होगा, अनरेटेड सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर है वो उसके लिए जो जिसने किया है ऑरिजिनेटर जो है लेंडर है उसको जो मेंटेन करना होगा कैपिटल चार्ज ऑन इक्वल एक्सपोजर। जितना भी अनरेटेड, रेटेड है तो जरूरत नहीं है, यदि अनरेटेड है तो उसको कैपिटल उतना रखना होगा।
हमारा अगला टॉपिक है पीसीए फ्रेमवर्क फॉर एनबीएफसी, जो कि हमने पिछले में बैंक के लिए जो था उसके लिए के बारे में कहा था, और अभी पीसीए फ्रेमवर्क ऑफ एनबीएफसी के बारे में है। तो इसमें है क्या कि ये लागू होगा कब से, तो 1 अक्टूबर 2022 से, और इसमें जो फाइनेंशियल पोजीशन देखे जाएंगे वो 31 मार्च 2022 से देखे जाएंगे। फाइनेंशियल पोजीशन जो एनबीएफसी के देखे जाएंगे वो 31 मार्च 2022 से दिए जाएंगे। अब इसमें क्या है कि ये पीसीए फ्रेमवर्क हर एक 3 साल में रिव्यू किए जाएंगे। ये डिफरेंट कैटेगरी के ऊपर लागू किए गए, जैसे कि ऑल डिपॉजिट टेकिंग जितने भी एनबीएफसी है उस पे लागू होगा, लेकिन कोई गवर्नमेंट कंपनी यदि है तो उस पे लागू नहीं होगा। दूसरा क्या है कि जो ऑल नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, जो कि मिडिल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर में है, उसमें ये पीसीए फ्रेमवर्क लागू होगा, लेकिन बेस लेयर में लागू नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो बेस लेयर पे ये हमारा लागू नहीं होगा, ओनली मिडिल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर के ऊपर ये लागू होगा। साथ ही साथ जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज है उसके ऊपर भी ये लागू होगा। एनबीएफसी डी और एनबीएफसी डी एनडी का मतलब क्या है कि एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिट टेकिंग, इसमें जो क्राइटेरिया होंगे वो कैपिटल और एसेट क्वालिटी की होगी। मतलब जो की एरिया होंगे वो कैपिटल या एसेट क्वालिटी होगी। जैसे कैपिटल में कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो, टियर 1 कैपिटल रेशियो और नेट एनपीए रेशियो। तो जो एनबीएफसी डिपॉजिट या नॉन डिपॉजिट टेकिंग में होंगे तो उनके लिए ये 3 क्राइटेरिया होगा, सीआरएआर, टियर 1 कैपिटल रेशियो और नेट एनपीए रेशियो। जबकि कोई क्रेडिट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी यदि होगी तो उसके लिए क्राइटेरिया जो होगा वो कैपिटल होगा, लिवरेज होगा और एसेट क्वालिटी होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं इस कंडीशन में कि नॉन डिपॉजिट के लिए क्या, डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिट टेकिंग के लिए क्या क्राइटेरिया दिया गया है, या सीआईसी के लिए क्राइटेरिया, सीआईसी के लिए कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज के लिए कैपिटल, लिवरेज और एसेट क्वालिटी ये होगा, जिसमें कि आप एडजस्टेड नेटवर्थ, एग्रीगेट रिस्क वेट एसेट और लिवरेज रेशियो और एनएनपीए मतलब नेट एनपीए होगा। यहाँ पर एडजस्टेड नेटवर्थ का मतलब ये होता है कि वो इसमें जो है वो नेटवर्थ एसोसिएट के भी जब ऐड किए जाते हैं, किसी भी कंपनी के एसोसिएट जितने होते हैं यदि सबका नेटवर्थ ऐड कर दिया जाता है तो वो एडजस्टेड नेटवर्थ कहलाता है। तो एडजस्टेड नेटवर्थ इसमें क्राइटेरिया होगा। अब आप देखिए कि जो एनबीएफसी डी और एनबीएफसी एनडी है, जिसमें कि एक्सक्लूडिंग है सीआईसी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए अलग क्राइटेरिया है। तो 3 रिस्क थ्रेशोल्ड बनाए गए, 1, 2 और 3 जैसे उसमें है सेम है। सीआरएआर एनबीएफसी के लिए 15% होना चाहिए, ये आपको मालूम है। तो 3% का हर किसी में चेंज है, मतलब 15% से यदि कम गया और 12% तक यदि आया तो 1 में आया, यदि 12% से कम गया और 9% तक आया तो 2 में गया, और 9% से कम आया तो 3 में गया। सिर्फ 3% का चेंज है तीनों में। टियर 1 कैपिटल रेशियो में क्या किया, 2% का चेंज किया है। टियर 1 कैपिटल 10 है, जरूरत है उसका 10, और 10 में यदि 8 हो गया, अप टू 8 तक गया तो 1 में गया, 6 तक गया तो 2 में गया, और उससे नीचे गया तो 3 में चला गया। नेट एनपीए के संदर्भ में जो इसमें कोई स्टिपुलेशन नहीं होता है, लेकिन इसमें यह कहा गया है यदि नेट एनपीए 6% से ज्यादा है और 9% के बीच में, 6% से 9 के बीच में है, वैसे एनपीए बढ़ता है तभी वो प्रॉब्लम होती है। तो 6 से 9, 9 से 12 और मोर देन 12। तो 3 क्राइटेरिया, 3 का सीआरएआर और एनपीए में है, और 2 का डिफरेंस जो है आपका टियर 1 कैपिटल रेशियो में है। यदि हम कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज के बारे में कहें तो वहां पर हमने ये कहा था कि 3 चीजें होगी। एक तो आपका एवरेज नेटवर्थ, एडजस्टेड नेटवर्थ। दूसरा क्या है, एडजस्टेड नेटवर्थ वर्सेस एग्रीगेट रिस्क वेट रेशियो, मतलब जो आपका नेटवर्थ है और रिस्क वेट है दोनों का रेशियो 30% इंडिकेटर है, वो मिनिमम होना चाहिए। यदि वो 30% से 6% कम हुआ, आप देखिए यहाँ पर क्या है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में 6% है, 30 से 24, 24 से 18 और 18 से नीचे। सेम में लिवरेज में यदि आया तो 0.5 का डिफरेंस यहाँ पर भी है कि यदि 2.5 टाइम्स से लेकर लेस देन 3 टाइम्स में गया, 3 टाइम्स से लेकर 3.5 टाइम्स तक गया और मोर देन 3.5 टाइम्स हो गया, तो वो भी आपका वहाँ पर रिस्क थ्रेशोल्ड 3 में चला जाएगा। एनपीए 6 से 9, 9 से 12 और 12% वो सेम ही है दोनों के कंडीशन में। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है एनबीएफसी के संदर्भ में जो रिस्क थ्रेशोल्ड। अब रिस्क थ्रेशोल्ड में क्या चेंजेज होते हैं उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। रिस्क थ्रेशोल्ड 1 में जाने के बाद रिस्ट्रिक्शन लग जाता है डिविडेंड पे, डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड कर नहीं कर सकते, प्रमोटर कोई को अपना इन्फ्यूज करना होगा कैपिटल, इक्विटी,
और साथ ही साथ कोई भी गारंटी वगैरह इशू नहीं किए जा सकते, कंटिजेंट लायबिलिटी भी चेंज हो जाती है। रिस्क थ्रेशोल्ड 2 में जाने के बाद जो 1 में है वो तो है ही, साथ ही साथ ब्रांच को एक्सपेंशन नहीं कर सकते, सेम जो हमारे बैंक के लिए है। और रिस्क थ्रेशोल्ड 3 में आप जो मैंडेटरी रेस्ट्रिक्शन 1 और 2 में है उसके साथ जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर सकता है। तो ये सेम है जो कि हमारे बैंकिंग के लिए है, रिस्क थ्रेशोल्ड 1, 2 और 3 में सेम एनबीएफसी के लिए भी है, और जो कॉमन है वो भी सेम रूल्स है, इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं किया गया। ये आपके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि किसमें कितना चेंज हुआ है। कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक है रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी RRA 2.2, मतलब दूसरा जो ये जारी किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो हमारे RRA है वो है M राजेश्वर राव। अब इन्होंने एक कमिटी एडवाइजरी ग्रुप बनाई है जिनके हेड हैं श्री स्वामीनाथन जे, कहीं पर इनका नाम जानकी रामन S भी लिखा जाता है, तो वो दोनों सेम है, जे का मतलब जानकी रामन है, तो आप इनका नाम जानिए पूरा, स्वामीनाथन जानकी रामन है। तो RRA कंस्टिट्यूट किया गया है एडवाइजरी ग्रुप कमिटी, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो उनके द्वारा किए गए थे। अब इनमें क्या किया गया है, इन्होंने जब रिव्यू किया, जो RRA बने गए, मतलब जो रेगुलेटर होते हैं हमारे, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे रेगुलेटर है और हम उसके रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, बैंक जो है वो रेगुलेटेड एंटिटीज है, एनबीएफसी उनके रेगुलेटेड एंटिटीज है जिनको वो रेगुलेट करते हैं। तो उनमें जो भी कंप्लायंस बर्डन है जो रेगुलेटेड एंटिटीज के द्वारा, उसको कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाए उसके स्ट्रक्चर को, तो उसके लिए जो ऑब्सोलेट इंस्ट्रक्शन वगैरह थे उनको हटाने के लिए, जो अभी रिडंडेंट हो गए चेंजेस की वजह से, तो उसके लिए इन्होंने कमेटी बनाई है। तो आपको इसमें ये 2 चीज़ें याद रखनी है, RRA हमारे M राजेश्वर राव है, और जो एडवाइजरी ग्रुप बनाई गई है उसके स्वामीनाथन जानकी रामन जो है। और साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखना है कि इन्होंने 150 सर्कुलर जो है फर्स्ट ट्रेंच में ये रिकमेंड किया है कि उसको हटा दिया जाए, जो कि अभी रिलेवेंट नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के लिए लिया। इसके अलावा लॉकर से संदर्भित या डिफरेंट जो RBI गाइडलाइंस, गवर्नमेंट गाइडलाइंस है, उसके संदर्भ में हमने सारे वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया है। यदि आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लें, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। अपने इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें, ताकि सबको इसका फायदा मिल सके। आपको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।